मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका मधु काकरिया है, उसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर इससे एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रश्नों का अभ्यास करिएगा। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित करना देखिए होता है आकर्षित करना। शब्दों को जब आप जानते रहते हैं तो प्रश्नों के उत्तर लिखने आसान हो जाते हैं। तो कैसे आकर्षित कर रहा है गंतोक? रात्रि के समय गंतोक शहर सितारों की रोशनी में बहुत सुंदर लग रहा था। जगह जगह बल्ब जो है आप देखते हैं कि जल रहे हैं पहाड़ों पर। ऐसा लग रहा था कि मानो सितारे जमीन पर उतर आए हैं। घाटी में बल्बों की झालर भी सितारों के रूप में बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। यह सौंदर्य लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। ऐसे में लेखिका सब कुछ भूलकर उन दृश्यों को देखने में खो गई। इन दृश्यों ने लेखिका को सम्मोहित कर लिया था, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? वहाँ के लोगों को बादशाह कह दिया गया है और मेहनतकश है जो मेहनत करने वाले लोग हैं। तो उस शब्दों को जानते हुए आंसर इस प्रकार से होगा कि गंतोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि वहाँ के लोगों ने अत्यंत ही परिश्रम से कठिन परिस्थितियों में वहाँ के पर्यटन स्थलों को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुरुष तथा महिलाएं अत्यंत ही परिश्रमी हैं। छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर महिलाएं कार्य करती हैं और कई कई किलोमीटर तक सड़कें बनाने में अपना योगदान देती हैं। बच्चों को बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़कर विद्यालय जाना पड़ता है, आप देखेंगे। तथा यह बच्चे जो है मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं तथा जंगल से लकड़ियां काट कर लाने का कार्य भी करते हैं। इतना कार्य करने के पश्चात भी वे खुश रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। तो आप कई बार पर्यटक स्थल इस तरह के हैं, पहाड़ी इलाके जहाँ पर भी आप घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ के लोगों को बहुत नज़दीक से देखने का प्रयास करिए, तब पता चलता है कि किस प्रकार से वे मेहनत करते हैं और किस प्रकार से उनके द्वारा जो सामान इत्यादि ले जाया जाता है, कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार के हैं। तो इसीलिए उन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। मेहनत करने वाले लोगों का ये शहर है। प्रश्न नंबर 3 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? झंडियां आपको लगी हुई दिखाई देती हैं, तो कैसी हैं? श्वेत यानी सफेद कहा जाता है। तो श्वेत रंग की पताका शांति की और अहिंसा की प्रतीक है। लेखिका को उनके ड्राइवर नार्गे ने बताया कि मृत्यु के समय सफेद पताका क्योंकि शोक की सूचक होती है तथा खुशी में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। कभी कभी किसी कार्य को शुरू करने से पहले भी लोग क्या करते हैं, रंगीन पताका यानी झंडियां लगाते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखना है आपको। तो उत्तर है, देखिए जितेन नार्गे ड्राइवर कम एक गाइड भी है। तो गाइड अलग से भी होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आप देखेंगे उस तरह के गाइड नहीं है। ड्राइवर ही जो है वो सभी चीज़ों का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। तो उसका नाम जितेन नार्गे है, जो ड्राइवर और गाइड का काम भी कर रहा है। वह एक कुशल ड्राइवर होने के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों, संस्कृति तथा भौगोलिक स्थिति की भी उसे पूर्ण जानकारी थी। उसने बताया कि इस इलाके में पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ हैं, बहते हुए झरने हैं, फूलों की चादर से ढकी हुई वादियां हैं, बर्फीली चोटियां हैं तथा प्राकृतिक सौंदर्य जो सभी को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकृष्ट करता है। वहाँ की औरतें खेतों में काम करती हैं, रास्तों को चौड़ा बनाती हैं, खतरनाक घुमावदार कई मोड़ हैं तथा बच्चे दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाते हैं तथा घर के कार्यों में भी वे क्या है, हाथ बटाते हैं, मवेशियों को चराने में अपना योगदान देते हैं। तो अपनी भाषा में बहुत सारी कहानी को जब आप समझ जाते हैं तो उत्तर लिखने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। साधारण भाषा में भी आप उसे लिख सकते हैं, थोड़ा जो है प्रश्नों को के उत्तर पढ़ करके। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी है? क्यों ऐसा लेखिका को लगता है? आप भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, आपके मन में भी आस्थाएं होती हैं। पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी इस तरह की आस्थाएं हैं। लॉन्ग स्टॉक में चक्र के बारे में उनके ड्राइवर ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस धर्म चक्र के बारे में सुनकर लेखिका को यह महसूस हुआ कि भारत की आत्मा एक जैसी है। हमारी आस्था, विश्वास, अंधविश्वास पूरे देश में देखने को मिलते हैं। धर्म के बारे में लोगों की मानसिकता लगभग कैसी है, एक जैसी है।
प्रश्न नंबर 6 है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। तो एक कुशल गाइड कौन है, कैसा होना चाहिए, उसके अंदर विशेषताएं कुछ होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। तो जितेंद्र नार्गे के अंदर कौन कौन से गुण हैं? वह एक अच्छा गाइड होने के साथ साथ एक अच्छा ड्राइवर, भाषा का ज्ञान, मार्गों की जानकारी तथा वहाँ के जनजीवन की और तथा संस्कृति का ज्ञान उसे होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा होगा, गाइड अच्छा होगा, घुमाने वाला होगा, ईमानदार होगा जो है, और आप देखेंगे कि हर चीज़ की उसको जो जानकारी रहती है वहाँ पर घूमने का आनंद लोगों का बढ़ जाता है। इसके अलावा उसे उत्साही, धैर्यवान, जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ साथ पर्यटकों का मन मोहने वाला तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। ये नहीं कि वो जल्दबाजी करने वाला हो, और मृदुभाषी होना चाहिए। ये सारे गुण किसके अंदर हैं? जितेंद्र नार्गे के अंदर पाए जाते हैं। जितेंद्र नार्गे के अंदर ये गुण थे। प्रश्न नंबर 7 है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। हिमालय का जो परिवर्तित रूप है, हिमालय में का जो रूप है उसका वर्णन जो है करना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लेखिका ने क्या किया है, यहाँ पर उसका चित्र थोड़ा सा खींचा। हिमालय को देखकर लेखिका कल्पना लोक में विचरण करने लगी। जो उसने सुना था, चांदी जैसे चमकते पहाड़, बल खाती हुई सड़कें, जल प्रपात यानी झरने उसके मन को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, सम्मोहित कर रहे थे। सेवन सिस्टर वाटरफॉल उसे आत्मा का संगीत जैसा लगता था, उसकी ध्वनि सुनाई दे रही थी। कटाव तो हिंदुस्तान का उसे स्विट्जरलैंड है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां पवित्रता और शांति का संदेश देती हैं। शांति है, चारों तरफ वीरानी है, लेकिन एक संदेश भी है। वह चारों ओर हरे भरे पेड़ तथा फूलों की सुंदरता को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी, इतना सौंदर्य था। रात्रि के समय हिमालय की कल्पना करते हुए लेखिका को क्या लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मानो क्या कर लिया, हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, कैसा वो उसे अनुभव हो रहा है। तो लेखिका आश्चर्यचकित होकर हिमालय के परिवर्तित होने वाले रूपों को बार बार देख रही थी, जो उसे सुकून और शांति प्रदान कर रहा था। जीवन परिवर्तनशील है जैसे, इसी तरह से हिमालय कहीं गहरे हरे रंग का, कहीं उस पर हल्का पीला पहाड़ों से पत्थर, ऐसा लग रहा था कि किसी ने प्लास्टर निकाल दिया है। तो कभी बादलों की मोटी चादर दिखाई देती है, कभी बादल छट जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पहाड़ का जो रूप है, हिमालय का जो रूप है, कभी वह छाया पे परिवर्तित हो जाते थे। ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और लेखिका को उसकी अनुभूति हो रही थी। प्रश्न नंबर 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। कुछ ऐसे भी दृश्य थे जो बहुत सुंदर तो थे, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें थी जो उसको झकझोर भी रहे। वो क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य में डूबी लेखिका कुछ दृश्य ऐसे थे जिन्होंने झकझोर दिया। हिमालय की ऊंची घाटियां, फूलों से लदी हुई वादियां जो हम पहाड़ी इलाकों में देख रहे हैं, लेकिन मैदानी भाग में उतना सौंदर्य नहीं है, वे सौंदर्य से भरी हुई थी। वहां के जल प्रपात जो दूध की तरह झरझर बहते हुए दिखाई दे रहे थे, स्वच्छ निर्मल जल है, पानी है, आप देखेंगे वैसा जल आपके मैदानी भाग में नहीं है। चिकने पत्थरों के बीच की नदियां चांदी की तरह चमक रही हैं जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। उसे कोहरे की तरह मंडराते बादल, मंद मंद हवाएं, प्रियता तथा रोडोडो के जो फूल खिले हुए किनारे, वो अत्यंत ही आकर्षित करने वाले हैं। सुंदर पहाड़ी औरतें, उनके बच्चे जो अत्यंत ही परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे दृश्य झकझोर रहे हैं कि कितने परिश्रमी हैं। बर्फ से ढके हुए काले पहाड़ तथा गिरी हुई जो तुरंत ताजी बर्फ है, जो पाउडर की तरह दिखाई दे रही है, स्नोफॉल जिसे आप कहते हैं, ताज़ा ताज़ा, जिसे आप उठाकर हाथ में भी देख सकते हैं रुई की तरह। ये सारी चीज़ें क्या है, मैदानी भागों में नहीं मिल सकती हैं। उनको देख करके लेखिका क्या है, उन दृश्यों को देख करके उसका जो है मन जो है उसमें डूब गया है, आनंद में डूब गई है, और वे दृश्य उसे झकझोर रहे थे। प्रश्न नंबर 10 है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। कहीं भी किसी भी स्थान पर आप जाते हैं, किसी पर्यटक स्थल पर, तो वहाँ पर बहुत से लोगों की भूमिकाएं होती हैं कि सैलानियों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराने में बहुत से लोग योगदान देते हैं। जैसे ट्रैवल एजेंसी का आप सहारा लेते हैं, आने जाने के लिए संसाधन होते हैं, होटल रेस्टोरेंट होते हैं,
चलाने वाले लोग हैं, दर्शन कराने वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं, गाइड है, जगह जगह नक्शे लगाना है, जान माल की रक्षा करना है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखना, ये सभी लोग योगदान देते हैं। तभी किसी पर्यटक स्थल पर पर्यटक जाते हैं जब सुरक्षित रहते हैं और पूर्णतया जो है वो अपना पैसा खर्च करके जब उस पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने के लिए आनंद लेने आते हैं, तो ये सभी चीज़ें वहाँ के जो सैलानियों को प्राप्त होनी चाहिए, तभी आनंद की अनुभूति भी होती है और ये योगदान देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इन कथनों के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अब देखेंगे, इस तरह का जो प्रश्न है मेरे हिसाब से कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया और उसके उत्तर जो थे, मैंने जो अब अनुभव किया है, छात्रों ने बहुत से उत्तर उल्टे लिख दिए हैं, गलत भी लिखे हैं। कौन किसको क्या लौटा देता है, किस तरह से प्रकृति लौटाती है, आप लौटाते हैं कि मनुष्य लौटाते हैं? तो इसको अत्यंत ही उससे आप समझ लें कि वहाँ की कठिनाइयों को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग कठिन परिश्रम करते हैं, तभी इतने इतने ऊपर जो है पहाड़ों पर रहते हैं, ऑक्सीजन कम होती है, काम करना पड़ता है, तो समाज को के लिए वह कार्य करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और बहुत कुछ देते हैं, उसके बदले में उन्हें थोड़ा सा कुछ प्राप्त होता है। विदेश की आर्थिक सहायता करते हैं। आर्थिक सहायता करते हैं कि पर्यटन से भी होने वाली जो आय है वो सरकार के पास जाती है और रोजी रोटी भी उनकी होती है। इसलिए मजदूर, किसान, सड़क, पुल इत्यादि बनाने वाले मजदूर कठोर परिश्रम करते हैं और उसके बदले में थोड़ी सी मजदूरी लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वो बहुत कम लेकर के क्या कर देते हैं, समाज को बहुत कुछ देते हैं और आप क्या करते हैं, मैदानी भागों से वहां पर जा करके आनंद प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अब देखिए, आपकी भूमिका पूछी गई है, तो आप एक नागरिक के साथ साथ एक छात्र भी हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये पाठ पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषण पर और हिमालय और आसपास के उन इलाकों को लेकर के भी लिखा गया है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे नागरिकों को समझना होगा। क्या अगर इसी तरह हम प्रकृति का दोहन करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां कितने कष्ट उठाएंगी? पीने के लिए जल की व्यवस्था, शुद्ध वायु तथा शुद्ध अनाज इत्यादि तक उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। पर्वतीय स्थानों से आने वाला जल जो हमें प्राप्त हो रहा है, ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं तथा आए दिन सूखा तथा दूषित जल अब जो प्राप्त हो रहा है, उसके लिए प्रकृति नहीं, हम मानव जिम्मेदार है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। प्रकृति के माध्यम से हमें एक बार सब चीज़ें प्राप्त हो गई हैं, रोज रोज नहीं मिलने वाली हैं। युवा पीढ़ी को इन्हें संरक्षित करना होगा तथा वृक्ष, नदियों, ग्लेशियर इत्यादि के महत्व को समझाते हुए उनके संतुलन को बनाए रखने का हमें प्रयास करेगा। यही कारण है कि आप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, आए दिन भूकंप और बहुत सारे इस तरह के जो आप देख रहे हैं घटनाएं घटित हो रही हैं, वो मानव द्वारा भी निर्मित है। केवल प्रकृति ही नहीं इसके लिए जिम्मेदार है, तो इस पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। पर्वतीय स्थानों में गर्मी के दिनों में बहुत अधिक भीड़ होने के कारण वहाँ पर प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी आपने एक दो बार पहले भी देखा, कभी बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, एक दो बार कई कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं। तो धुआं करते हुए वाहन अत्यधिक मात्रा में जाने के लिए बर्फबारी भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। पहाड़ों का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। स्नोफॉल में कमी आ रही है। यदि स्नोफॉल में कमी आएगी तो पृथ्वी पर जल की मात्रा भी दिन प्रतिदिन जो है कम होती चली जाएगी। अतः पहाड़ों पर होने वाले स्नोफॉल को बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। प्रदूषण को रोकना पड़ेगा और वृक्षों को हमें बचाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 14 है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। देखिए, पर्यटक जहाँ जाते हैं वहाँ पर गंदगी जरूर फैलाते हैं, तो कटाव पर किसी भी दुकान का न होना वरदान साबित हो रहा है। वहाँ मार्केट नहीं बनाई गई, उसके पीछे कारण यह है कि जहाँ जहाँ पर पर्यटक जाते हैं वहाँ पर वे गंदगी छोड़ आते हैं, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ, लिफाफे आदि, बोतलें इत्यादि पानी की, जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं है, लगातार तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। क्योंकि कटाव पर कोई भी दुकान नहीं है, इसलिए वहाँ पर गंदगी नहीं फैल रही है, तो उसके लिए इसीलिए वरदान साबित हो रही है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस तरह की गंदगी को न हम फैलाएं और
जो है प्रकृति को किस तरह से हम संरक्षित करें। प्रश्न नंबर 15 है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। जल आपको कई प्रकार से मिलता है, आप देख रहे हैं, लेकिन कहाँ से ये जल आ रहा है? प्रकृति के माध्यम से, जो कि प्राकृतिक है। तो प्रकृति ने मानव जीवन के लिए जिन संसाधनों की व्यवस्था की, उन संसाधनों में आप जल का संचय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने पानी को बर्फ के रूप में संग्रह किया और जब यह गर्मी में पिघलती है तो लोगों की प्यास बुझाती है। यह आप गंगोत्री, यमुनोत्री वहाँ से जहाँ से निकलती है वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। तो इसी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से अगर ये न हुआ होता तो मानव जीवन संभव नहीं होता। तो जल, वायु इत्यादि हमारे क्या है, जीवन रक्षक चीज़ें हैं, इनको हमें बचाने का प्रयास करना है। प्रश्न नंबर 16 है, देखिए, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और आंसर आपको इसका जो है 3 नंबर में किस तरह से लिखना होता है, एक पैराग्राफ में कम से कम लिखा करें। देश की सीमा पर बैठे फौजी बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कभी कभी शून्य से भी नीचे पारा चला जाता है, तब भी वह खड़े होकर के अपना कर्तव्य निभाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उन्हें हर समय शत्रु की गोली के निशाने पर रहना पड़ता है, आप देख रहे हैं, तथा सदैव सतर्क रहना पड़ता है। जब वे सैनिक जागते हैं तो जनता आराम से सोती है। ऐसे सैनिकों के प्रति हमारे कर्तव्य है, उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उनका सम्मान करें, उनके बलिदान के महत्व को समझें तथा उनके आभारी रहें, सदैव उनका उत्साहवर्धन करें तथा उनकी सराहना करें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका पाठ है, महत्वपूर्ण, जिसमें से प्रश्नों के उत्तर अवश्य पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।